तो आज जो है, थैंक यू सुभाष जी, वी हैव 3 lectures lined up today. The first one is on the Sanskrit and digital modes of education. जो आजकल की शैली में जो शिक्षण हो रहा है और लर्निंग हो रहा है, तो वो क्या है और उसके उसकी मौलिक संकल्पनाएं कौन सी हैं और कैसे करना चाहिए उसको, ये बड़ा आवश्यक है जानना। क्योंकि यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को नहीं आत्मसात करेंगे तो हमारे लिए इस युग में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। खासकर संस्कृत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाषा है। जितनी सामग्री संस्कृत में है उतनी सामग्री मेरे ख्याल से किसी और भाषा में दुनिया में नहीं होगी। इतनी 6000 वर्ष की परंपरा संजो के रखी हुई है इस भाषा ने। तो उसको आगे बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो शिक्षण में अभी तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे भाषा प्रौद्योगिकी में क्या क्या उपक्रम किए जा रहे हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। आज हम बात करते हैं कि जो शैक्षणिक जो प्रौद्योगिकी है, जिसमें हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। The 10 people have raised hand. Just figure it out कि क्या प्रॉब्लम है। Are they able to hear me? एक बार जब बात कर रहे हैं। सो ये जो व्याख्यान है, इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोड्स ऑफ एजुकेशन, राइट। सो मोड्स ऑफ एजुकेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आजकल चल रहा है और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, राइट। तो सबसे जो पहला पॉपुलर मोड है वो है ऑन कैंपस। हम सभी ऑन कैंपस है, स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं और फिर वी गो थ्रू कोर्सेज। बट जो पॉपुलर ऑफ कैंपस चल रहा है ज़्यादातर आजकल के ज़माने में, वो है वर्चुअल लर्निंग है। जैसे अभी हम वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं। I'm not present with you, with each of you, and I'm delivering a talk which you are getting through the virtual video conferencing mode. There may not be a technology which is going to simulate learning, right? But there is simply a talk, a lecture, which instead of being in a classroom is done virtually. डिजिटल लर्निंग में क्या होता है, ऑफलाइन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ टूल्स बना के भेज दिया, आपने डाउनलोड कर लिया या सीडी से रन कर लिया और उसको रन करके, जैसे मान लीजिए संस्कृत का ट्यूटोरियल कोई है, वेद का ट्यूटोरियल है, आपने उसको ऑन किया, उसको अष्टाध्यायी पे कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उसको ऑन किया, उसको देख लिया, पढ़ लिया। तीसरा ऑनलाइन लर्निंग जो चल रहा है आजकल की, इसमें यूज ऑनलाइन कंटेंट टूल्स, मे ऑल्सो यूज वीडियो लेक्चर्स। अब ज़्यादातर तो मूक्स पे जो ऑनलाइन लर्निंग के कोर्सेज हैं सारे वीडियो लेक्चर ज़्यादातर हैं। एंड वी कैन ऑल्सो हैव वीडियो वर्चुअल मोड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, जैसे भी हम कर रहे हैं। तो सबका मिक्सचर लेके कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में आमतौर पे हम ऑनलाइन लर्निंग ही करते हैं, यूजिंग ऑल ऑनलाइन कंटेंट टूल्स, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड्स, बट वी गिव सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज। डिस्टेंस लर्निंग हो जाती है। E-learning जो है is completely simulated using technology. There is no interaction with real teacher. जैसे अभी हम ऑनलाइन लर्निंग में रियल टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ई-लर्निंग में वो नहीं अलाउ होता है, ओनली टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इन दैट केस वी सी द यूनिवर्सिटीज और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। तो उसमें कंप्लीटली सिमुलेटेड होता है। और ब्लेंडेड जो होता है उसमें भी मिक्स ऑफ कन्वेंशनल क्लासरूम और ऑफ कैंपस मोड। जैसे मान लीजिए हमने एक डिग्री शुरू किया ऑनलाइन MA प्रोग्राम इन संस्कृत, और उसमें कुछ कोर्सेज हमने ऑफलाइन भी कर दिया और ज़्यादातर कोर्सेज ऑनलाइन कर दिया, तो उसको ब्लेंडेड मोड कहेंगे। अब 2 काइंड्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग होती है। जैसे कि पार्शियल है, जहाँ पर ह्यूमन और मशीन दोनों को मिला के हम, जैसे मान लीजिए अभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी लेक्चर दे रहा हूँ और फिर कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, टूल्स भी हैं, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पार्शियल है वो। इट बेसिकली ऑगमेंट्स कन्वेंशनल टीचिंग। इंडिया में ज़्यादा ये उपयोगी होगा क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर टीचर्स हैं, तो उनको पढ़ाने में अच्छा लगे या उनके मेथड्स को ऑगमेंट करें या उनकी मदद करें, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि एकेडमिक एस्पेक्ट इज डन बाय मशीन and admin aspects can be done by human, and academic aspect can also be done by man and machine. और कंप्लीट जो होता है फुली ऑटोमेटिक होता है, there is no role for humans। उसको हम जैसे मैंने कहा ई-लर्निंग कहते हैं। यूनिवर्सिटीज बिकम अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इन दैट केस। सो अभी आप अखबार में इंटरनेट पे देखिए, यू कैन हायर अ यूनिवर्सिटी, यू कैन
they just create a university online and hire you dean and vice chancellor, etc., and run education programs. So these are actually happening. अब जो भारत की जो शैक्षणिक स्थिति आजकल है उसकी चर्चा कर लें, तो 7 लाख के करीब गांव हैं और 70 बरस इंडिपेंडेंस के बाद अभी भी शिक्षा नीति हमारी पक्की और सुदृढ़ नहीं हुई है, क्योंकि जब हम कोई राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो, तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं उनका अपना राजनीतिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता, इसलिए शिक्षा नीति बहुत पक्के तरीके से लागू नहीं हो पाई। ये सरकार ने ये बात को आगे बढ़ाइए, देखिए कब तक शुरू हो पाती है। तो 7 लाख गांव जो कम से कम 70% भारत हैं, उसमें जो समस्याएं हैं आपको पता है। स्कूलों में छत नहीं है, शिक्षकों की कमी है और एमिनिटीज भी स्कूल में नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं आते क्योंकि उनको भोजन भी चाहिए, मिड डे मील भी शुरू किया गया है। तो बहुत से बच्चों को आकर्षित करना स्कूल में, उनको स्कूल में रहने देना और उनको पढ़वाना है बहुत बड़ी एक समस्या, चैलेंज है। तो बच्चे आकर्षित होंगे तो मेरे ख्याल से शिक्षक है, लेकिन डिजिटल माध्यम भी हो तो ज़्यादा बच्चे आकर्षित होंगे। अब देखिए कितनी यूनिवर्सिटियां हैं और कितने कॉलेजेस हैं और कितने स्वयंसेवी संस्थाएं और स्टैंड अलोन संस्थाएं हैं, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपेयर करें तो अच्छी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियां एशिया में भी बहुत आगे नहीं हैं। यदि हम नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से कंपेयर करें तो हमारी यूनिवर्सिटियां उसके कंपैरिजन में नहीं आती। तो हमें एक काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्वालिटी में, उसके लिए चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में, वो बाकी कई देशों में ये बात नहीं है कि जो केवल 10% से कम लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन शिक्षा का माध्यम अच्छे स्कूलों में, जिसको हम पब्लिक स्कूल कहते हैं, या फिर जो अच्छी यूनिवर्सिटियों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी है उच्च शिक्षा का माध्यम। और उससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम एक बहुत बड़े टैलेंट का, जो 90% जनता जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ती है, तो उनके टैलेंट को हम हार्नेस नहीं कर पाते, उनका टैलेंट हम देश की प्रोग्रेस में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, इसको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो क्या हम इसको सरकार की नीतियों से या फिर पॉलिसी से ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है इसमें समस्या होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, आजकल इंटरनेट है, चीप मोबाइल भी चीप हो गया है, और इंडिया के पास आईसीटी की लीडरशिप भी है, और हमारा देश वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड है। तो मुझे लगता है जो आईसीटी है और एआई ड्रिवन आईसीटी will be critical for India's education system, which can be delivered in Indian languages, people's languages. And the government is very, very clear that yes, we have to deliver content in education in people's languages, which are hundreds of languages in India. And that's a big, big challenge, but certainly that is the goal, ultimate goal that we are going towards. और तो इसीलिए जो फ्यूचर है, दैट इज ऑब्वियसली ई एजुकेशन इन इंडिया। और इंडिया में ई एजुकेशन बाकी देशों से ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है, भाषाएं हैं, अंग्रेजी का पेनिट्रेशन कम है, और लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ई एजुकेशन हमारे देश में आवश्यक तो है, लेकिन चैलेंजिंग भी काफ़ी होगा। इसीलिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बनाते हैं या लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बनाते हैं, दोनों के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है। और यदि हम देखें कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी फॉर लैंग्वेज की बात करें हम, तो यदि हम लैंग्वेज को पढ़ाएं, यदि मान लीजिए हम संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या स्थिति होगी? एक मिनट में जरा सा उस पर जा रहा हूँ। I'll go on the hang on a second, I'll go on the mode. Hang on a second. I'll have to.
Hello, can everybody see the PPT again? Yes, sir. Okay, good. Now the question is, wait, hang on a second. Okay, can everybody hear me? Hello? Can everybody hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now the question is, so if you have to teach education, teach languages. Teaching language is different than teaching other subjects. Obviously, each subject is idiosyncratic, and there are nuances in teaching each of the areas. Now, and in languages, teaching Sanskrit is a very different ball game altogether. So let's talk about कि टेक्नोलॉजी जो चाहिए भाषा शिक्षण के लिए और भाषा शिक्षण संस्कृत के लिए तो क्या होंगे और उसके लिए मौलिक प्रश्न कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत में भाषाएं पढ़ाते क्यों हैं कि भाषाएं अब सैकड़ों भाषाएं हैं, बच्चे भाषाएं खुद ही सीख लेते हैं अपनी परंपरा से, अपने 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 परिवेश से, तो भाषाएं सिखाते क्यों हैं। और क्या हमें लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, क्या हमें टेक्नोलॉजी चाहिए लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज पढ़ाने के लिए, और क्या हमारी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से compete कर सकती हैं बिना टेक्नोलॉजी के, और क्या हम बिना टेक्नोलॉजी के सर्वाइव कर पाएंगे, हमारी भाषाएं सर्वाइव कर पाएंगी। भाषाएं मृतप्राय हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। अब जरा से देख लें सिचुएशन क्या है। यदि आप ये मैप देखें तो सबको यदि ऑरेंज कलर दिख रहा है तो वो साइनो टिबेटन भाषाएं हैं, टिबेटो बर्मन भाषाएं हैं। उनमें दो भाषाएं हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इस फैमिली से दो भाषा हमारे संविधान में, ये है मणिपुरी और ये मेरे ख्याल से होगी बोडो भाषा, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं जो हैं ये एक भाषा है संथाली, हमारे संविधान में है। झारखंड, उड़ीसा वगैरह, बिहार के बॉर्डर वगैरह पे है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी द्रविड़ीय भाषा यहाँ पर है, जो 4 द्रविड़ भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। तो आप देख लीजिए 4, 3, 7 भाषाएं हो गई, और 15 भाषा है इंडो आर्यन, जो ये जो बेल्ट है इंडो आर्यन का। इंडो आर्यन भाषाएं बोलने वाले 77% हैं और ये है 21%, तो आपके हो गए 98%, और 1% ये दोनों भाषाएं हैं, 3 भाषाएं मिला के 2% बोलते हैं। और यदि अब बृहत्तर भारत की बात देखें, जो हमारा उसको अभी साउथ एशिया कहते हैं लेकिन पुराना भारत था, तो ये देखिए पाकिस्तान है, इनकी भाषाएं इंडो आर्यन भाषाएं हैं। और ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर की भाषाएं, ईरानियन बेल्ट शुरू हो जाता है यहाँ पे, पश्तो दरी, तो ईरानियन भाषाएं भी अपने ही परिवार की भाषाएं हैं। तो ये बड़ा एक जोन हो जाता है। तो यदि हम कोई भाषा प्रौद्योगिकी करेंगे, ये जो भाषा हम अलग परिवार बना रखा है हमने, एक्चुअली है नहीं अलग परिवार। मेरा ये मानना है कि इंडिक परिवार है, इंडिक परिवार से नॉर्थ इंडिक, साउथ इंडिक आया, और फिर इनसे जो है भाषाएं आई, और काफ़ी सिमिलैरिटी है भाषाओं में। अभी देखिए दक्षिण और उत्तर की भाषाओं में। और मैं टाइपोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात के अलावा मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ संस्कृत की दृष्टि से जेनियोलॉजिकल, या इंडिक की दृष्टि से जेनियोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात भी कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए श्रीलंका, ये भी इंडो आर्यन भाषा है, यहाँ पे ये तमिल है, यहाँ पे सिंगलिश भाषा है, सिंगलिश जो है आर्य भाषा आती है। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात, मान लीजिए कोई हम भाषा शिक्षण के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो यहाँ भी ये लागू होगा। बांग्लादेश में बांग्ला है, यहाँ भी लागू होगा, बांग्ला के लिए बनाएंगे। तो नेपाली नेपाल में लागू होगा, नेपाली हमारी राष्ट्रभाषा है। बंगाली हमारी राष्ट्रभाषा जो बांग्लादेश में भी है, ठीक है नहीं। उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा जो पाकिस्तान में बोली जाती है। तो कई सारी भाषाएं, सिंगलिश हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन श्रीलंका में बोली जाती है। तो जो भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे हम अपनी भाषा, तमिल जैसे हम बनाएंगे तो तमिल यहाँ भी रेलिवेंट होगा। तो जो भी भाषा बनाएंगे, और ये देखिए ब्राहुई का, ये द्रविड़ भाषा मानी जाती है यहाँ पर। तो जो भी हम प्रौद्योगिकी बनाएंगे भाषा के लिए, वो पूरे बृहत्तर भारत में एप्लीकेबल होगा। और हमें शेयर भी, आज अलग अलग देश है, हमें टेक्नोलॉजी शेयर भी करना चाहिए। मान लीजिए बांग्लादेश ने कुछ टेक्नोलॉजी बंगाली के लिए बनाई हुई, मैं जाता रहता हूँ सेमिनार्स में, तो वो हमें वो शेयर करना चाहिए। नेपाल ने कुछ किया तो हमें नेपाली से शेयर करना चाहिए। यदि पाकिस्तान ने कुछ शेयर बनाया उर्दू के लिए, हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है। हम जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, डेटा रिसोर्स क्रिएट करते हैं, ये फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो हमें लेकिन शेयर करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कई बार हमारा काम जो है वो कम हो जाता है। अब उसी का मैंने दिखाया कि भाषा की दृष्टि से कहाँ कहाँ क्या नाम है, आप देख सकते हैं। जो एक भाषाएं हैं हमारे देश की और बृहत्तर भारत की भाषाएं जो है। अब इसमें देखें कि इंग्लिश जो इंटरनेट पे है, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश जो है
कंटेंट इंटरनेट पे जितना भी सामग्री है उसमें से 53.1% इंग्लिश का है। और इसमें से ज्यादातर तो जो 4 इंग्लिश राष्ट्र हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसको अंग्रेजी के देश कहे जाते हैं मूलतः, वो बनाते हैं। लेकिन और भी जो अंग्रेजी के देश है, जैसे नॉर्वे है, अब हम लोग हैं, और कई और सिंगापुर है जो अंग्रेजी खूब बढ़िया बोलते हैं, वहां से भी काफी कंटेंट होता है। हमारे भारत से इंग्लिश का काफी कंटेंट क्रिएट होता है। लेकिन भारतीय भाषाएं जो हैं, हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, जो अब देखिए 10 राज्यों की सरकारी भाषा है, और कम से कम अनऑफिशियली देखें तो अभी मुझे कोई बता रहा था 81 से ज्यादा प्रतिशत लोग हिंदी बोल समझ लेते खूब बढ़िया से देश में। और उसका कंटेंट देखिए 0.1% है इंटरनेट पे। हमारी सारी की सारी भारत की भाषाएं 1% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती इंटरनेट पे। 1761 भाषाएं भारत में हैं, और टोटल इंटरनेट पे जो प्रेजेंस है नॉट मोर देन 1%। क्यों? कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बेसिक टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हमारी भाषाओं के लिए। लेकिन जो अच्छी बात क्या है, इंटरनेट फ्री होने से, मोबाइल इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री होने से, मोबाइल बहुत चीप होने से, कि जो 10 नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, 10 नए लोग, उसमें से 90% भारतीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो सब फोर्स हो रही है कि उन भाषाओं में टेक्नोलॉजी निर्माण करें, क्योंकि यूजर वहां पर है। ठीक है, लेकिन जो है वी आर फार मोर डाइवर्स एंड देयरफॉर आवर टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हम बहुत डाइवर्स हैं, हमारी टेक्नोलॉजी नीड बहुत कॉम्प्लेक्स। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए हम भारतीय भाषाओं की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, क्योंकि 90% लोग अब इंडियन लैंग्वेज डिमांड कर रहे हैं, अब हिंदी के लिए मान लीजिए बना रहे हैं। अब हिंदी में जो ईस्टर्न हिंदी है, वेस्टर्न हिंदी है, अब कई बार समस्या है बिहार में, हम चूंकि जेंडर का नहीं रहता, बांग्ला और मैथिली के प्रभाव से, तो लड़की जाता है पटना की सड़क पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। लेकिन इधर आप कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो कई तरह की जो हैदराबादी हिंदी है, अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, पंजाबी मिक्स हिंदी है, कई तरह की हिंदियां हैं। बम्बैया हिंदी तो बहुत ही टिपिकल है। तो हम, अच्छा फिर मिक्सिंग भी होती है, तो हम टेक्नोलॉजी बनाए तो आखिर कौन सी भाषा का बना? ये बहुभाषिक देश की समस्या है। और जो लोग भाषा में कैजुअल, हमारे देश में भाषा में लोग थोड़ा कैजुअल होते हैं, और ये एक तरह से अच्छा भी है हमारे देश के एक साथ एग्जिस्ट करने में। अब जो कंपटीशन है आईटी की एज में, उसमें जो हो रहा है, जो टेक सेवी भाषाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है, वो डोमिनेट कर जाती हैं। जो टेक्नोलॉजी वीक है वो धीरे धीरे पिछड़ जाती हैं। ये लोगों में भी हो रहा है, जो लोग टेक सेवी हैं वो आगे निकल जा रहे हैं, जो लोग टेक सेवी नहीं है वो पीछे हो जा रहे हैं। दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में, टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए, यदि हम इंटरनेशनल स्तर पे देखें तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अभी यूरोप अंग्रेजी कंट्रीज, अंग्रेजी बोलने वाले कंट्रीज की बात यदि करें तो, और अब चाइनीज, इन 5 भाषाओं को छोड़ दें और बाकी भाषाएं हैव वेरी अनफेयर कॉम्पिटिशन। बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं, कम्पीट नहीं कर पाते। अब लोग कहते हैं भाई चाइनीज लोगों ने अपने भाषा के लिए सारा टेक्नोलॉजी बना लिया, हम क्यों नहीं बना पा रहे? ये प्रश्न बार बार उठता है हम लोगों से, जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है। तो हम ये कहते हैं भाई चाइना में तो एक ही भाषा है, या उन्होंने एक भाषा को लाद रखा है सब पे। हमारे यहाँ तो भाषाएं सैकड़ों हैं, तो हमारे लिए बनाना थोड़ी समस्या ज्यादा, हमारे कई गुना समस्या बढ़ जाती है। अब इंग्लिश के लिए टेक्नोलॉजी है, इसलिए अंग्रेजी बहुत डोमिनेट कर रही है। अब इसीलिए हमारे, देखिए हमारी भाषाओं में 1% से ज्यादा इंटरनेट पे कंटेंट नहीं है। अब यूरोप में भी ये ऐसी समस्या है, जो अब देखिए फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, स्पेनिश, 4 दादा भाषाओं को आप यदि छोड़ दें तो बाकी 21-22 भाषाएं जो यूरोप में हैं, वहाँ भी ये समस्या है। वो सब कम्पीट करते हैं फंड्स के लिए, यूरोपियन यूनियन का फंड दीजिए, क्योंकि हम हर 2 साल पे सेमिनार करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, तो हमें उनके इंटरनल डायनेमिक्स के बारे में पता है। वहाँ भी ये समस्या है कि भाई जो 21-22 भाषाएं हैं जो बहुत रिसोर्स नहीं है, वो उनको फंड ज़्यादा चाहिए होता है, और बाकी जो मेजर लैंग्वेज है उनको फंड नहीं चाहिए होता है। अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए हमारी भाषाओं को बढ़ाने के लिए, नहीं तो हमारी भाषाएं मुश्किल में रहेंगी इस नए युग में। अब 2 तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। पहले तो देखते हो भाषा प्रौद्योगिकी चाहिए, जिसकी बात हम लोग इस पूरे सेमिनार में करते आ रहे हैं, और उसमें हम मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट टूल्स की बात करें, और रियल टाइम मशीन अनुवाद की बात करें, टेक्स्ट, डायलॉग, स्पीच, मल्टीमोडल टेक्नोलॉजीज की बात करें। और दूसरा चाहिए शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, जिससे हम शिक्षा कर सकें, पढ़ा सकें लोगों को अपनी भाषा में। उसके लिए अपनी भाषा में पढ़ाने के लिए लैंग्वेज टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, सब लोगों तक पहुंचाने के लिए सस्ते और आसान तरीके से हमें शिक्षा प्रौद्योगिकी चाहिए। उसके लिए कोर्सेज होंगे, मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, टीचर्स होंगे, सब एक सिस्टम से लिंक्ड होंगे और सबको पढ़ाएंगे। तो दोनों तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जो 5 तरह के कंज्यूमर्स जो इसको यूज करेंगे, यदि हम आज बनाते हैं शिक्षा और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी भारत की दृष्टि से, तो कितने तरह के लोग होंगे जो उसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखना पड़ता है कि हम टेक्नोलॉजी बनाने से पहले ये जान लें
कि हमारे यूज करने वाले कौन है, उपभोक्ता कौन होंगे। कंज्यूमर्स जो हैं, हम स्टूडेंट्स को मानते हैं, ट्रेनिंग्स को, जो कि भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं, जैसे भी आप सब लोग इस तरह से स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग हैं, तो आप लोग कंज्यूमर्स हुए। एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम और हमारे रिसोर्स पर्सन एजुकेटर भी हो गए, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो ट्रेन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में। और तीसरा है टेक डेवलपर, जैसे हम जूम एक टेक डेवलपर, उसने जूम टेक्नोलॉजी बनाई, हम लोग उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं, राइट। अब एस्टेमल जो है, वो जो एस्टेमल जो ऑर्गेनाइजेशन उसने टेक बनाया, W3C जो है, उसने एस्टेमल बनाया, तो एस्टेमल को हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जावा बनाने वाले, तो सारे टेक डेवलपर, हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी डेवलपर हैं, हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मशीन अनुवाद बना रहे हैं, तो वो उसको इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक डेवलपर है जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे, और जो प्रशासक वर्ग है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैनेजमेंट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो फाइनेंशियल्स हैं, जो फंड देंगे, वो भी तो कंज्यूमर है, वो देखेंगे भाई हम जहाँ फंड लगा रहे हैं उसका सही कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखेंगे वो। ये सारी बातें हैं। और संस्कृत के लिए हमें विशेष रिक्वायरमेंट, संस्कृत के लिए बहुत बार जो है, कई बार फंडर भी नहीं मिलते, कहते भाई इसको फंड क्या करे, क्यों करे, बहुत लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा अलग तरीके से, क्योंकि संस्कृत एक सही मायने में दुनिया की सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाषा है, सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाषा है, क्योंकि देखिए एक सबसे प्राचीन भी है और कंटिन्यूअस रही है, कभी बीच में ब्रेक नहीं हुआ, ये किसी भाषा में हुआ नहीं है। इतने आक्रमण हुए, इतने सारी उथल पुथल हुई, लेकिन परंपरा टूटी नहीं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी। और सबसे आधुनिक क्यों, क्योंकि हम AI और संस्कृत की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके साथ संस्कृत को जोड़ते हैं। और ये प्राकृतिक भाषा भी है, और जिसमें कि सबसे पुरानी हिस्ट्री, इतिहास, सब कुछ है। यदि आप ऋग्वेद में, आप हमारे साइट पर ऋग्वेद में सर्च करें, आर्य जो कंट्रोवर्शियल शब्द है, इस पर काफी पचड़ा होता है अननेसेसरीली, तो आपको आर्य का सारा मिल जाएगा आपको ऋग्वेद में। और आर्य का अर्थ क्या है, आप अमरकोश से देख लीजिए आर्य का अर्थ क्या है, आप आपकी डिक्शनरी से देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए। और राष्ट्र कहते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, आप ऋग्वेद में ढूंढिए, 150 से ज्यादा राष्ट्र के आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगे। ऋग्वेद जो हमारे सर्वर पर ऋग्वेद है, वो तो मैंने नहीं लिखा, ऋग्वेद है। तो जो सबसे पुरानी भाषा है और सबसे पुराना इतिहास इसमें है, और कंटिन्यूअस अक्षुण्ण इतिहास, उस अक्षुण्ण इतिहास से हमें फायदा उठाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। क्योंकि लोग, आदमी बात के विश्वास नहीं करते भाई यार ये कह रहा है, गलत कह रहा हो। जब टेक्स्ट में आप खुद ढूंढ लेते हैं तो आपको लगता है हाँ टेक्स्ट में है, तो इसने तो लिखा नहीं, पहले से आ रहा है, तो उसको मानना पड़ेगा। फिर ये मानकीकृत भाषा है, एकमात्र मानकीकृत भाषा है जिसके मानकीकरण को लोग फॉलो करते हैं। उस मानकीकरण में पाणिनि ग्रामर बहुत तरह से एक रहा है, इंस्ट्रूमेंटल रहा है, और उसको मानते हैं लोग, तो उसका मानकीकरण हुआ, और मानकीकृत जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो गाइडलाइंस हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक तरह की भाषा, दुनिया में कहीं भी बोले आप संस्कृत, और किसी भी राज्य में बोले, कोई भी आदमी बोले, कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो, उसके संस्कृत बोल रहा है तो संस्कृत ही बोलेगा वो, है ना। तो अभी परसों मुझे एक महिला ने कॉल किया, स्वीडिश महिला, आई थिंक शी मस्ट बी लिसनिंग, शी स्पोक chaste fluent Sanskrit, and it didn't appear to me कि वो यहाँ की नहीं है, उनके हिंदी के और संस्कृत के उच्चारण से, because she had difficulty speaking English, और उनकी संस्कृत तो हिंदी बिल्कुल हमारे जैसे थी, हमारे देश की जैसे थी। तो अब संस्कृत जो किसी सड़क की भाषा नहीं है, और हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की भाषा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने की बात, कि जो हमारे जो ज्ञान परंपरा की भाषा है, और कोई एक वेल डेजिग्नेटेड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है देश के लिए, देश को यूनाइटेड रहना है, तो भाषा को हम कम्युनिटी से जोड़ते हैं तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है, फिर कई सारे डिमांड्स उठने लगते हैं। संस्कृत किसी ग्रुप की भाषा नहीं, फिर भी सारे देश की भाषा है, हम पूरे देश में इसको बोल सकते हैं, तो सही मायने में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है संस्कृत। और पाणिनिज ग्रामर दुनिया की किसी भी भाषा का एकमात्र संपूर्ण व्याकरण आज भी है। व्याकरण विज्ञान में कितना शोध हुआ है, भाषा विज्ञान के उद्भव और विकास की पूरी परंपरा में, लेकिन अभी भी पाणिनि व्याकरण किसी भी भाषा का एकमात्र संपूर्ण व्याकरण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जोर देने वाली बात है। अब जो 6000 वर्ष की परंपरा है, उसके टेक्स्ट होंगे, मिलियन से मैनuscripts हैं जिनको हमें डिजिटाइज करना है, और इनकी कंडीशंस बड़ी खराब है जो हमारी लाइब्रेरीज हमारे देश में हैं, और कई 100 हम नष्ट होते देख रहे हैं हर सप्ताह। और ये मैनuscript बड़े कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि हैंड रिटन है, हिस्टोरिकल है, इसके अलावा जो प्रिंटेड टेक्स्ट भी है, प्री डिजिटल,
और जो प्री डिजिटल से डिजिटल में कन्वर्ट किए गए हैं वो भी टेक्स्ट हैं, और जो बॉर्ड डिजिटल हैं अभी जो बन रहे हैं, इन सब तरह के टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना है। लिपियां कई तरह की संस्कृत में है, देवनागरी ही नहीं है, और इसलिए हमने कई लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर बनाया है एक, जो उसमें सारी लिपियों को कन्वर्ट करता है। और टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, हिस्टोरिकल नेचर है, टेक्निकल नेचर है, और कई सारे विषय उसमें हैं, और कई कई जो मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज दुनिया में है वो संस्कृत के पांडुलिपि दिखती हैं, बस संस्कृत है बनी है, और राजस्थानी भाषा है, कोई और देवनागरी में हिंदी भी हो सकती है। तो ये सब तरह की चीजें हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, देश में संस्कृत की 18 यूनिवर्सिटियां हैं, 150 डिपार्टमेंट संस्कृत के हैं। तो जो बहुत बड़ा मैन पावर है, इसको भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से बता दें तो वो अच्छा काम संस्कृत में कर सकते हैं। जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए संस्कृत के लिए, तो मैं मुख्य रूप से एक समरी देता हूँ। भाषा प्रौद्योगिकी चाहिए, हमें डिजिटल रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सारे जो टेक्स्ट हमारे पास हैं, जो ओरल टेक्स्ट है, सबसे बड़ी बात, जो एक्चुअल हैंड रिटन टेक्स्ट है, प्रिंटेड टेक्स्ट है, हमें एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाने होंगे शिक्षा के लिए, क्योंकि जिस शिक्षा की धारा में और ज्ञान की धारा में विद्वान नहीं है उपलब्ध, उनके लिए हम कंप्यूटर एक्सपर्ट, एआई एक्सपर्ट बना दें, तो वो उसको पढ़ाएं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सी ऐसी, जैसे अब अष्ट सिद्धियां हैं, अब अष्ट सिद्धियों को पढ़ाना है, अभी किसी करिकुलम में नहीं है, हमें पढ़ाना है, तो हमें कहाँ से मिलेगा एक्सपर्ट? तो हमें एआई एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। और जो एआई एप्लीकेशन शास्त्र के लिए है, तो जो शास्त्र के जो हमारे व्याकरण है, मीमांसा है, न्याय है, इनके कॉम्बिनेशन को हम यदि एआई से बूटस्ट्रैप करें, यदि हाइब्रिडाइज करें, तो एक नई ज्ञान की धारा दुनिया के लिए निकल के आएगी, और काफी सशक्त ज्ञान की धारा होगी। इसके लिए काफी लोगों ने इशारा किया है, रिक ब्रिक्स आप जानते हैं, तो उस दिशा में काम करने की 4 मुख्य बिंदुएं हैं जिन्हें मुझे लगता है कि हमें इस पे कार्य करना चाहिए। अब जो ये पूरा ओवरऑल अम्ब्रेला फील्ड है, उसको बोलते हैं एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी, ALT। और इसी से निकल के आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हम एआई से उसको बूटस्ट्रैप करते हैं। तो ये ALT क्या करता है? इट यूजेस मल्टीमीडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज ड्रिवन बाय क्लाइंट सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू एनहांस एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया हो गया, उसके बाद क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, दोनों अलग चीजों को मर्ज करके एआई लगा दिया हमने। तो एआई हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, क्लाइंट सर्वर, तीनों को मर्ज करके हमने बनाया एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग। इसमें हम करते क्या है, एआई के इस्तेमाल से, कॉग्स-आई के इस्तेमाल से, कॉग्निटिव साइंस के इस्तेमाल से, SCII के इस्तेमाल से वी अप्रोक्सीमेट एंड रेप्लिकेट द ह्यूमन लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण में शिक्षक से सीखता है, जैसे उपनिषद की कल्पना करें आप, एक गुरु है, एक टीचर है, और वो सीधे सीधे सीख रहा है, जो शिष्य पूछता है गुरु जवाब देता है, यानी वही गुरु हर शिष्य के लिए अलग अलग कॉपी हो जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए इस केस में हमारा जो ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर है, जैसा यूजर है वैसे टीचर बन गया। यूजर अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगा, टीचर अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, तो उस ढंग की जो बात हो पाएगी, हम 1 to 1 जो है छात्रों को पढ़ा पाएंगे। इसमें बहुत सी बातों का शोध करना पड़ेगा, जो सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, जो एस्पेक्ट है शिक्षा के और लर्निंग की, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो है कॉग्निटिव साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटेलिजेंट इंटरेक्शन, ये सारे विषय इस पे जुड़ेंगे। अब जो है एआई को यूज़ करने की बात थोड़ी सी हम करेंगे। एआई को जब यूज़ करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, एआई बदल रहा है। जैसे कल मैंने बताया कैसे जो है कन्वेंशनल एआई से हम जो अब आ गए हैं, आजकल की कंटेम्प्रेरी एआई में काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी बड़ा लीप है। और ये लीप पिछले, मैं समझता हूँ कि 30 बरस में आया है, और अब जो आगे आएगा और काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आएगा। तो टेक्नोलॉजी बदलेगी, और उससे हमको हमेशा इत्तेफाक रखना पड़ेगा उस बदलती टेक्नोलॉजी से। जो एआई को यूज़ करें हम शिक्षा को एनहेंस करने में, तो जो एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज हैं, उसकी बात मैं कर लूँ। लेसन को समराइज करने में, यदि मान लीजिए हम लेसन किसी को दिया और वो पढ़ा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको वो स्किप कर देता है, उस पेज पे बहुत समय नहीं, मान लीजिए हमने एक पेज का लेसन दिया और पता चल रहा है यूजर जो है उसको तुरंत एक सेकंड में उसको वो अगले पेज पे चला जा रहा है, इसका मतलब नहीं पढ़ा उसने उसको। तो लर्निंग मैनेजमेंट इसको कैप्चर करेगा कि भाई इस यूजर ने इस लेसन को पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब उसको 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो बहुत बड़े लेसन से घबराता है वो, या लेसन है कॉम्प्लेक्स। तो इसका इस्तेमाल करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और उसको समराइज कर देंगे। फिर भी वो देखिए अगली बार की फिर भी उसको नहीं पढ़ रहा वो, तो हमने उसको अनुवाद कर दिया। हो सकता है उसको भाषा की समस्या हो, उसकी मातृभाषा में अनुवाद कर दिया, है ना। फिर भी उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो हम चलो भाई सिंथेसिस लगा दो, जो दिवाकर जी का काम है। मशीन ने उसको पढ़ दिया उसको, ठीक है।
फिर भी दिक्कत हो रही है तो क्या पता उस लेसन में कुछ ऐसा है जो यूजर के कल्चर से मैच नहीं करता है ना, उसकी अपनी जो संकल्पनाएं हैं, उसका जो व्यक्तित्व से मैच नहीं करता, तो उसको अप्रोप्रिएट बनाए लेसन को। फिर भी नहीं हो रहा तो उससे डायलॉग कर, भाई प्रॉब्लम क्या है आप क्यों लेसन नहीं पढ़ रहे हैं? तो फिर यूजर ने अपनी क्वेरीज दी, मशीन ने उस क्वेरी को समझ के कीवर्ड्स निकाला, क्या प्रॉब्लम है, उसको फिर लेसन को मॉडिफाई किया। इन सब के बाद यदि हम बच्चे का एग्जाम लेते हैं, एग्जाम यदि स्टूडेंट हैंड राइटिंग में दे रहा है, तो हैंड रिटन एग्जाम को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, उसको अपने आप समराइज करके उसको हम ग्रेड कर दें कीवर्ड से कि वाकई उसका जो आंसर है एज पर द स्टैंडर्ड है कि नहीं है, बेस्ड ऑन सम कीवर्ड्स। इससे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अमेरिका में था तो मेरा इंटरव्यू जो ETS है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस है, ETS जो कि टोफल और GRE एग्जाम लेती है, उन्होंने किया था NLP के डिपार्टमेंट के लिए। एंड द पॉसिबल गोल वाज दैट हम एसेज लिखते हैं अंग्रेजी में जब टोफल देते हैं, तो उसको ऐसे को कैसे ऑटोमेटिकली मशीन जांचेगा। ये सब सारी बातें चल रही हैं। देखिए अब हमें ये ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ टारगेटेड एक्सपर्ट सिस्टम, जो एक्सपर्ट सिस्टम हमने बनाए हैं, तो वो कंटिन्यूसली इसको सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, जैसे हमने कल बताया कैसे मशीन अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करता है। और इवैल्यूएशन में यदि कुछ गैप है डिजायर्ड आउटपुट में इवैल्यूएशन में, तो उसको वो धीरे धीरे अपने आप को एनहांस करता है परफॉर्मेंस को, राइट। और इस केस में भी यूजर फीडबैक दे रहा है कि आपका एनिमेशन ठीक नहीं, तो अपने आप को एनिमेशन को अच्छा करेगा, नेचुरल बनाएगा और लेसन्स को कस्टमाइज करेगा बेस्ड ऑन द लीड। ये सारी बातें अभी तो कम स्थिति में हो रही है, लेकिन भारत जैसे एक कॉम्प्लेक्स राष्ट्र जहाँ के शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही डायनेमिक है और डिफरेंट है, डाइवर्स है, उसके लिए हमें धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी हो रही है और कंपनियां भी इसमें बिजी हैं करने के लिए, इंडस्ट्री भी बिजी है इसमें करने के लिए। अब जो चैलेंजेस है इसकी बात मैंने पहले किया था थोड़ा सा कि नॉट एवरी प्लेटफॉर्म इज कंपैटिबल विद अदर। अब मान लीजिए हमने कोई प्लेटफॉर्म लिया, LMS लिया, मूडल फर्ज कीजिए, मैं आगे मैं चर्चा करूंगा, और हमने अपना सारा MS संस्कृत GNU का कंटेंट उस पर क्रिएट करवा लिया। अब पता चला कि जहां मैं होस्ट कर रहा हूं वो प्लेटफॉर्म स्वयं, जैसे मान लीजिए स्वयं पे होस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने मूडल में किया तो स्वयं के भाई हमसे कंपैटिबल नहीं है, तो होस्ट नहीं कर सकते। आपको मूक्स का टाइप बनाना पड़ेगा, तभी हम स्वयं पे होस्ट कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो आप होस्टिंग और जो डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले ई-लर्निंग कंपनी में काम किया था, वी डेवलप सिस्टम्स एंड टू एंड, और सारी बातों को हमने एक्चुअली किया इंडस्ट्री में। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, और यदि आपने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा तो आपका सारा का सारा डेवलपमेंट जो वेस्ट हो जाएगा। आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, लेकिन वो किसी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे फिर उसका? ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी पूरा इवॉल्व हो रहा है। आज आपने जो वर्जन डाउनलोड किया है, वो कल को नया वर्जन आ गया उसका, और नया वर्जन जो है अब पुराने वर्जन से मेल नहीं खाता, बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। यानी मान लीजिए अभी आपने विंडोज का नया वर्जन लिया, विंडोज 10, और कह रहा है मैं विंडोज 7 में जो आपने किया उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, तो फिर सारा विंडोज 7 में किया हुआ फाइल जो प्रॉब्लम होगी आपको। तो बैकवर्ड कंपैटिबल अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं आमतौर पे कि जो भाई हमने नया वर्जन अभी लगाया है, लेकिन आप पुराने वर्जन में जो काम किया है उसको आप इसमें इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कई बार करते हैं, गारंटीड नहीं है। यदि आपने खासकर फ्री से मॉडल फ्री है, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो मॉडल थोड़ी गारंटी करेगा आपने फ्री लिया है तो मैं आपको इतना सपोर्ट करूँ। क्या ठीक है भाई, आपने फ्री लिया है तो बैकवर्ड क्यों हम सपोर्ट करें अपना कंपैटिबल। और AI भी जो है तेजी से इवॉल्व कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में मास्टर्स प्रोग्राम के दौरान एक कोर्स किया था। समर में हमें कोर्सेज करने अपने मन से करते थे, और वो कोर्सेज फ्री होते थे हमारे लिए, ट्यूशन फ्री था हमारा। हमने एक कोर्स किया था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो कोर्स जो नाम था इंट्रोडक्शन टू AI, उस कोर्स में सिर्फ 2 बातें थी, प्रोग्रामिंग इन प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लिस्प, और कुछ बात नहीं थी। जैसे कल मैं बता रहा था कि हमारा जो वो प्रोलॉग इम्प्लीमेंटेशन था अर्ली एल्गोरिथम का, जिसको हम ग्रामर देंगे तो कैसे अपने आप को ट्रेन करता है, वो जमाना था। अब देखिए 30 साल में AI जो है, जैसे मैंने बताया मशीन लर्निंग है, डीप मशीन लर्निंग का मैंने बताया था, तो वो अब चल पड़ा तेजी से। अभी मुझे लगता है कुछ दिन रहेगा ये अब गुड वर्सेस बैड ऑनलाइन लर्निंग, इन सब को देखने के बाद यदि हमने ऑनलाइन लर्निंग बनाते हैं, तो जो गुड लर्निंग क्या हो, बैड लर्निंग क्या हो। अब गुड जो है, जो अच्छी लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग कहेंगे, वो मस्ट बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव। हमने सेम कंटेंट दे दिया, कुछ यूजर से पूछ, यूजर से कुछ हम डायलॉग नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं उसका। हम कंटेंट दें, यूजर से पूछते हैं, डायलॉग करते हैं, क्या है भाई इस कंटेंट में, क्या है, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या मुश्किल है। डायलॉग मतलब मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक डायलॉग।
डायलॉग रिकॉग्निशन सिस्टम से हमको बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा। और इट मस्ट हैव लॉट ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशंस एंड सिमुलेशंस। उदाहरण दो कि आप संधि पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आप लिख देंगे संधि ये होती है, तो कोई बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये आप इसके साथ साथ चित्र भी दें। अब अ और आ मिले तो ब्लास्ट हुआ और आ बन गया। विद्यालय तो विद्यालय हो गया, तो उसको आप ग्राफिकली दिखाएं तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, किसी को भी इंटरेस्ट आएगा समझने में। तो ये आपको करना पड़ेगा, सिमुलेट करना पड़ेगा। अ इधर से आ रहा, अ इधर से आ रहा, जुड़ के ब्लास्ट हुआ, आ बन गया। तो इस तरह से इट मस्ट बी नीड बेस्ड, हमें चाहिए क्या, ठीक है। और इट शुड एक्सेप्ट यूजर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। हर बार जो है हम यूजर का फीडबैक लें, उसका इवैल्यूएट करें। और इट मस्ट हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव। हमें बहुत से एडमिन टास्क भी करने पड़ते हैं। जैसे कंटेंट हम क्रिएट करवा रहे हैं, बहुत से मान लीजिए संस्कृत के टीचर्स हैं, उनसे हम कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं। अकेले तो सब नहीं बना सकते, तो आपको सारे टीचर्स को एक जोड़ना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर में कि आप जुड़िए, अकाउंट खोल दीजिए, आप सब अपना अपना जो है आपको आपने टास्क बांट दिया उनको, और आप उनसे काम करवाइए। तो आपका तो काम बढ़ गया ना, आप सबको मैनेज करें किसने क्या किया नहीं किया, तो किसी का कंटेंट कोई रिप्लेस नहीं कर दे रहा है। तो ये बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब सारा करना पड़ता है। फिर जब आप अपने प्रोग्राम को लाइव करेंगे तो फिर आप सारे स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फी भी ले सकते हैं उनसे, फिर सारे एडमिन टास्क हो जाते हैं। फिर लर्निंग मैनेजमेंट जो है कि अब सारा यूजर अकाउंट कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उनका स्टेटिस्टिक्स क्या है, और उनकी शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, और कितना सीख रहे हैं क्या है, सारे स्टेटिस्टिक्स आपको जो है स्टोर करने पड़ेंगे और उसको मैनेज करना पड़ेगा। और ये सब सारा गुड ऑनलाइन लर्निंग का की परिभाषा है। लेकिन जितने भी अभी ऑनलाइन लर्निंग भारत में उपलब्ध है मूक्स के जरिए, वो ऑब्वियसली ऑनलाइन लर्निंग अच्छे नहीं है, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनमें ये सब चीज़ें नहीं है। थोड़ा बहुत ये मल्टीमीडिया वगैरह है, लेकिन बाकी कुछ भी उसमें नहीं है। अब देखिए जो अवेलेबल ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज संस्कृत के लिए हैं, उसकी जरा सा हम एक रूपरेखा देख लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, ताकि आप लोग कल पढ़ाना चाहें तो इनकी मदद लें आप। तो संस्कृत विकिपीडिया एक बड़ा रिसोर्स, आप कल को संस्कृत पढ़ाना चाहें और आप चाहते हैं कि आपने कुछ शब्द दिया, जैसे आपने दिया मीमांसा, आपके किसी लेसन में आ रहा है, और मीमांसा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी और लिंक उसको हाइपर लिंक कर दीजिए। संस्कृत आपको लगता है संस्कृत विकिपीडिया में कोई अच्छा डेफिनेशन मीमांसा का है, तो आपने उसको हाइपर लिंक कर दिया, या और किसी ने बना रखा वो लिंक कर दिया, तो आपका काम बच गया, आपको बहुत सी बातें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। या कोई डिक्शनरी अच्छी है, डिजिटल लाइब्रेरी वहां से लिंक कर दिया आपने, है ना, तो वो आपका काम बच जाएगा। अब डिजिटल लाइब्रेरी है, DLI प्रोजेक्ट भारत सरकार का है, तो वो एक ये कई सारे यूनिवर्सिटी में, ISC बैंगलोर, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, NSF वगैरह फंडिंग इसमें है, इसमें जो सब जुड़े हुए हैं, भारत सरकार का IT मिनिस्ट्री इसमें लगा हुआ है। और हमारे मित्र पीटर शार्प ने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, संस्कृत लाइब्रेरी। ये बेचारे काम करते रहते हैं संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, और ये इन्होंने अपनी एक प्रोजेक्ट ली हुई है संस्कृत लाइब्रेरी, कुछ टेक्स्ट बनाए इन्होंने। और फिर क्ले का प्रोजेक्ट पिछले 10-15 साल में अच्छा आया है, क्ले संस्कृत प्रोजेक्ट, इसको आप जरूर देखें, claysanskritlibrary.org। मैं हमेशा इसको कोट करता हूँ, इस एन एग्जाम्पल कि हाउ संस्कृत कैन बी मोनेटाइज्ड। ये जो लाइब्रेरी वहाँ पे आप पैसे दे के पढ़ते हैं, यू हैव टू पे टू रीड संस्कृत बुक्स, और उसके अनुवाद अंग्रेजी में उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। जॉन एंड जेनिफर क्ले फाउंडेशन है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस की कोलैबोरेशन से इन्होंने इसको किया है। जॉन क्ले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कभी पढ़े थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, अंडरग्रेड में कोई कोर्स लिया होगा। और उसके बाद अभी तो वो बैंकर हैं, उन्हें फंड दिया, ये कर रहे हैं, और कई सारे भारतीय इसमें इससे जुड़े हुए हैं। आप उनमें जो अच्छा अनुवाद वगैरह करते हैं अंग्रेजी में संस्कृत पुस्तकों का, तो यहाँ पे जाके जुड़िए और इनमें इनकी मदद कर सकते हैं। पिछले 10-15 साल में काफ़ी ज़्यादा ये इनकी टेक्स्ट की संख्या बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारा भारत सरकार का जो IGNC का अच्छा कलेक्शन, ये भी देख सकते हैं आप। और महर्षि महेश योगी का साइट एक है, उनमें संस्कृत के लेसन हैं और टेक्स्ट हैं। अविनाश सधाई जी ने बढ़िया संस्कृत के टेक्स्ट का कलेक्शन कर रखा है। ये खुद पहले हमारे साइट का भी इस्तेमाल करते थे, एक बार उन्होंने कहा था कि आपका साइट बंद है, मैं उसका यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो जो उसको ऑन कीजिए। श्रीनिवास वारखेड़े जी जब ये वहाँ पे विद्यापीठ में थे, तो उन्होंने ये काफ़ी बड़ा रिसोर्स बनाया था। ओलिवर हेल्बिग हमारे मित्र हैं, इन्होंने OCR बनाया है जर्मनी में। आनंद मिश्र भी हमारे मित्र हैं, ये हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में है, इन्होंने काफ़ी रिसोर्स तैयार कर रखा है। हिमांशु पोटा हमारे मित्र हैं, और ये पेशे से इंजीनियर, लेकिन उन्होंने संस्कृत शिक्षण का बड़ा साइट बना रखा है। उनकी भी आप लेसन्स देखें और इनकी कमिटमेंट देखें, आपको आश्चर्य होगा कि कितने कमिटेड है ये।
और एक बात मैं संस्कृत के बारे में कहना चाहूँगा कि संस्कृत को जो आगे बढ़ाया है और संस्कृत जो बची रह गई है इतने आक्रमणों के बावजूद, ये उसकी जो कम्युनिटी है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो संस्कृत की कम्युनिटी है, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने संस्कृत को आगे बढ़ाया, बना के रखा और ये आप ही के ज़रिए आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको ट्रेन करना बहुत बड़ा दायित्व बनता है हमारी सरकार के लिए और हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे जो छात्र जो इस संस्कृत संस्थान से ग्रेजुएट हुए हैं, उनका ये बड़ा दायित्व है कि वो अपनी कम्युनिटी को ये टेक्नोलॉजी पढ़ाएं ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो ये कई सारे साइट से, हमारी साइट पे भी sanskrit.jni में भी कई सारे रिसोर्सेज हैं, टैग कॉर्पोरेट, आप उसको देखें। आगे कुछ तो डेमो देवेंद्र जी ने कल परसों दिया था, आगे हम कुछ डेमो दिखाएंगे आपको। आगे तिरुपति विद्यापीठ का रिसोर्स है, ASR मलकोटे का है, सीडैक हेरिटेज ग्रुप का है। हमारे छात्रों ने MA के प्रोग्राम के जरिए कुछ ब्लॉग्स बनाए थे, तो वो ब्लॉग्स आप देख सकते हैं, संस्कृत में ब्लॉग्स हैं। जैसे संस्कृत में जैसे यात्रा वृत्तांत, जो चीज़ें नहीं है, यात्रा वृत्तांत नहीं है, मुहावरों का कलेक्शन हो, संस्कृत में चुटकुले हों, जोक्स हों, ये सब सारे कलेक्शन संस्कृत में नहीं है, वो मैंने कहा था छात्रों से वो आप बनाइए। अब धरोहर प्रोजेक्ट संजय सिंघल जी ने बहुत बड़ा उपक्रम शुरू किया है। ये संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो उन्होंने मेरे पास आए थे वो, और उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल मुझे दिखाया कैसे करना चाह रहे हैं। ये भी उन्होंने भी मोनेटाइज कर रखा है और ये संस्कृत की पांडुलिपियों का बड़ा भंडार ये वहाँ पर डिजिटल माध्यम में क्रिएट कर रहे हैं। आचार्य IITM का दिवाकर जी ने कल उल्लेख किया था, ये उन्होंने ट्विटर संस्कृत का बनाया हुआ है। वसुदेव भट्ट जी का कई लेसन है, संस्कृत भारती का बड़ा रिसोर्स है। ये एक संस्था है जो बहुत ही लगी हुई है संस्कृत को बढ़ाने में। मैं काफ़ी इस संस्था की प्रशंसा करता हूँ और इनसे हमारा संपर्क भी है और ये काफ़ी प्रगतिशील तरीके से, हमें आधुनिक तरीके से संस्कृत को, जो सरल संस्कृत को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारे साइट पे संस्कृत टैग शीट आप देखेंगे, जो अभी हमने कल दिखाया था, टैग्ड कॉर्पोरा संस्कृत का पहला संस्कृत टैग शीट चंद्रशेखर जी ने बनाया था। और उससे हम क्या करते हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की टेक्स्ट को हम टैग कर देते हैं, चाहे मैनुअली या ऑटोमेटिकली, एंड दैट बिकम्स क्रॉस रेफरेंसेबल। जो आप ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग वगैरह देख रहे हैं, कोई रोल इसका भी है। और संस्कृत ट्यूटोरियल जो हैं, ये थोड़ा सा डायनेमिक टूल्स अब आ गए हैं। सुधीर केकर जी JNU में थे, उन्होंने बनाया था। GVC साहब हमारे गुरुजी थे कंप्यूटर साइंस में, जिन्होंने कैसर प्रोजेक्ट शुरू किया था डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उन्होंने बड़ा कार्य किया था। पीटर शार्प का नाम मैंने लिया। अविनाश अधाय जी हैं। संस्कृत CD महेश कुलकर्णी जी की तत्वाधान में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने लॉन्च किया था। ये तिरुपति में लॉन्च हुआ था, मैं भी लॉन्च सेरेमनी में गया था। उस वक्त उस CD में 19 सॉफ्टवेयर थे और 17 JNU सॉफ्टवेयर उसमें थे। ये मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त कई तो हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर थे उसमें। ये जो कम्युनिटी है संस्कृत लैंग्वेज जो बनाती है, टूल्स बनाती है, उसमें जेरार्ड हुए, ये फ्रांस के हैं, बड़े अच्छे विद्वान। इनका साइट कभी देखिए आप। अमर कुलकर्णी जी हैदराबाद में है, पीटर शार्प का नाम लिया मैंने, और ये आनंद मिश्र वगैरह, ये सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं कभी मनयोग से। हाँ, हमारे एक मल्हार कुलकर्णी जी IT बॉम्बे में है, उनका भी नाम मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें। और जो MOOCs के कोर्सेज हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ये MHRD की इनिशिएटिव है और इसमें कई यूनिवर्सिटियों को UGC के जरिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसके जरिए कोर्स बनते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है कोर्सेज की, लेकिन आप देखें, और फिर भी शुरुआत के लिए तो मैं समझता हूँ अच्छा ही है। और एक व्योम लैब्स है, एक कंपनी है जिन्होंने भी कुछ MOOC कोर्सेज बनाए हैं। और JNU में हम ऑनलाइन संस्कृत शुरू कर रहे हैं, MA बहुत जल्दी, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें बनी हैं, मैं आपको शायद पहले दिखाया, तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे मैं उसको, हमारा फ्लैश लिंक्ड नहीं है इसमें। मैं यहाँ से फ्लैश को इनेबल करता हूँ पहले जल्दी से, वेरी क्विकली, टेक अबाउट मिनट, इट ऑलवेज बॉक्स। अब मैं वापस इसको, कहाँ गया? ओके, नाउ आई विल enable flash, then it will go. तो ये आप देखेंगे, हमारे साइट पे जाएं आप, sanskrit.jnuac.e-learning क्लिक करें, तो ये ढेर सारे प्राइमरी के एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है, सेकेंडरी के हमारे कॉम्प्रेशन ग्रामर है जो हमारे टूल से लिंक्ड है, फिर एनिमेटेड कहानियाँ हैं, पंचतंत्र हितोपदेश जातक वगैरह, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर और अन्य कई सारे टूल्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। राइट, लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन। और प्राइमरी में हमने क्या किया कि जो यंग किड्स के लिए बनाया है, कैसे लिखते हैं, कैसे देवनागरी अभ्यास करते हैं, डिक्शनरी कैसे है,
और सीबीएसई सिलेबस को 9th-10th के लिए किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। अब जो हमारा जेएनयू एमए संस्कृत का ऑनलाइन प्रोग्राम प्रपोज्ड है, वो जेएनयू एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। ये डिग्री प्रोग्राम होगा और जब मैं डीन था तो हम लोगों ने इसको अप्रूव कराया था और उसके बाद अब ये अगले साल से मुझे लगता है ये चालू हो जाएगा और इसके लिए जेएनयू में स्पेशल सेंटर फॉर ई लर्निंग खोला है, जिसके डायरेक्टर प्रोफेसर रविकेश जी हैं। वो हमारे साथ अभी वैलिडिक्ट्री में आएंगे, बताएंगे इसके बारे में। और जेएनयू एकेडमिक काउंसिल ने हमारा एमए संस्कृत डिग्री प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है और इसके लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री आवश्यक होगा, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा और हमारा जेएनयू एलएन सेमेस्टर सिस्टम सारा ये चलेगा और कुछ कोर्सेज ऑफलाइन मोड भी हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर, मोस्ट लाइकली आई एम सेइंग विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। और जो हम ऐसा यदि करते हैं, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं, फुल डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या क्या इसके लिए इन्वॉल्व है, क्या हम कर सकते हैं? पहले हमें तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, फ्री या पेड। हम टू बिगिन विद विल हैव अ फ्री प्लेटफॉर्म, जैसे मूडल है, हमने ले लिया। या तो हम किसी जो संस्था है जो ई लर्निंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट है, कई सारे कंपनीज हैं, उनसे हमने टाई अप कर लिया, भाई आप हमारा ई लर्निंग प्रोग्राम को हैंडल कीजिए, डिलीवर कीजिए, बनाने में मदद कीजिए कंटेंट। कई सारे इन कंपनियों का सॉफ्टवेयर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी है। जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी से टाई अप किया, उसका सॉफ्टवेयर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी चलता है, तो फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म पे सारा संस्कृत का हमारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा और हमारे जो छात्र कहीं भी मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और उस कंपनी को क्या फायदा होगा, जो हम फी मान लीजिए हम चार्ज करते हैं, तो फी हम आधा आधा बांट लेंगे। ऐसे मॉडल पे कई कंपनियां तैयार भी हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। या तो हम अपना प्लेटफॉर्म खुद करें, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी आपको। तो करना क्या होगा, चाहे आप किसी कंपनी को लें या आप खुद प्लेटफॉर्म करें, हमें कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। मेक श्योर यू हैव ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि आप बहुत सारे यूजर्स, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स कंटेंट बना रहे हैं, तो सबका आपस में मिक्सअप ना हो जाए। फिर डिप्लॉयमेंट होस्टिंग का देखना पड़ेगा कि कैसे डिप्लॉय करें, कैसे डिलीवर करें, मोबाइल पे है कि नहीं है, ये सारी बातें हैं। और कांस्टेंट अपडेट करना, ये सारे जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, टीचर्स हैं, वो जब इसमें जुड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर में, तो हमेशा वो कंटेंट को अपडेट करते रहें, बेस्ड ऑन द फीडबैक जो यूजर का आ रहा है उसको अपडेट करते रहें, ठीक है। इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी चाहिए। अब जो अवेलेबल है, पहले यदि हम कुछ बनाते हैं तो पहले ये देख लें कि भाई जो हम बनाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है तो फिर क्यों यूज़ करें, उसी को यूज़ कर लें, फिर दोबारा क्रिएट क्यों करें। तो उसमें जो ई लर्निंग एप्लीकेशंस हैं, आमतौर पर जो मैं यदि कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ तो हम सर्च कर लें कि हम वो हमारे लिए कोर्स है कि नहीं है। यदि कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको पढ़ लें, नहीं तो फिर हम डिमांड करें अपनी यूनिवर्सिटी से हमें ऐसे कोर्सेज चाहिए, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो देखना पड़ता है अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म को वो देखते हैं जो लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटियां हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उनको देखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म जो हम ले रहे हैं वो फ्रीवेयर है या फ्री सॉफ्टवेयर है या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें सबका अलग अलग डेफिनेशन है, ये देखना पड़ेगा आपको। अब जो एलएमएस जैसी बात करते हैं, एलएमएस क्या होता है? एलएमएस जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हम जैसे मूडल उसका बड़ा एग्जांपल है फ्री ओपन सॉफ्टवेयर में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, डिलीवरी, एजुकेशनल कोर्सेज, कंटेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ई लर्निंग, सबका एक साथ ये एक प्लेटफॉर्म पे आपको मदद करता है। और कैसे यूज करते हैं एलएमएस को, जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया एक सर्वर पे। आजकल सर्वर का मतलब होता है हमने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हैं, जो सर्व करे वो सर्वर होता है, राइट, थ्रू एन आईपी एड्रेस। लैपटॉप कैन बी सर्वर टू। और हम फिर उस पर अकाउंट्स खोलते हैं अपने टीचर्स के लिए, फिर टीचर्स को ट्रेन करें, उसके बाद सारे टीचर्स उसके जरिए अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे। जब कंटेंट बन जाए तो उसको हमने उसको एक यूआरएल बना के उसका यूआरएल सबको दे दिया, भाई ये हमारा यूआरएल है, इस प्रोग्राम का आप उसको देखिए, फिर सब लोग उसको देखेंगे, यूज करेंगे उसको। फिर हमें उस यूआरएल को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। फिर यदि हमें उस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन लेना है प्रॉपर, या फी वगैरह चार्ज करनी है, फिर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए। फिर आपकी यूनिवर्सिटी को पेमेंट गेटवे करना पड़ेगा कि भाई आप रजिस्टर कीजिए, आपको पेमेंट का आ जाएगा ऑप्शन, पेमेंट कर दीजिए वहीं पे क्रेडिट कार्ड से। तो ये जो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट है, मूडल जिसको बोलते हैं, ये फ्री एंड ओपन सोर्स, अभी हम आगे बात करेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और ये सर्व्स एजुकेटर्स, लर्नर्स अक्रॉस द ग्लोब। मोस्ट वाइडली यूज एलएमएस है दुनिया में, कि फ्री है, ओपन सोर्स सब लोग यूज करते हैं और करीब 60 मिलियन यूजर्स के वर्ल्ड वाइड हैं अभी कहते हैं इसको।
इट अलाउज स्टूडेंट टीचर इंटरफेस फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज। और उसके साथ एक और है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, मूक्स जिसको बोलते हैं, ये कोर्सेरा भी है और एडिक्स का भी है। ये सेम एडिक्स का ही एक्सटेंशन है। और कोर्सेरा ऑफर्स 200 कोर्सेज भी है, काफ़ी सारे कोर्सेरा पे मूक्स भी हमारे देश के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। edX was founded by Harvard University, was partnering many leading universities, offers more than 1,000 courses. अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोर्सेज दे रही है, शुरू कहती चलिए आपका कोर्स फ्री है, लेकिन डिग्री आप सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ पे करना पड़ेगा आपको, करीब $100 पे कीजिए तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं, हम भी वैसे चला सकते हैं, भाई आप कोर्स तो फ्री में कीजिए, यदि आपको डिग्री चाहिए जेएनयू का तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, राइट। तो कई तरह के मोड हैं अभी, अब ये इससे काफ़ी हजारों की संख्या में छात्र जुड़ सकते हैं पढ़ने के, उनको फायदा भी हो सकता है। अब दूर दराज के लोग जो जेएनयू आगे नहीं पढ़ सकते है ना, तो अपने गांव से तो वहीं से अपना डिग्री ले पढ़े। तो हम एजुकेशन को लिबरेट कर दे रहे हैं बेसिकली, जो हमारी एंशिएंट इंडिया ट्रेडिशन में था, हमने एजुकेशन को लिबरेट कर रखा था पूरी तरह से। और स्वयं प्लेटफॉर्म जो है देखिए, ये MHRD का है और AICTE की मदद ने, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से डेवलप किया था इसको। ये हमारे सारे जो मूक से कोर्सेज बनते हैं भारत सरकार के उपक्रम के जरिए, वो स्वयं इसको होस्ट करता है। देखिए प्लेटफॉर्म होस्ट है, एक है डेवलपमेंट, हम डेवलप किया, हमने कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उसको फिर स्वयं को होस्ट किया, ठीक है। आपस में इनकी टेक्नोलॉजी मैच करनी चाहिए। अब क्या डिजायरेबल है आजकल भारत के लिए और क्या हमें अर्जेंटली चाहिए इस देश में? हमें चाहिए FOS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद कमर्शियल होस्टिंग फीचर, जो कमर्शियल जैसी बात इसमें हो, जैसे मॉडल वगैरह है, और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट हो इसमें, क्योंकि बहुत भाषी सपोर्ट के हम इसको यूज नहीं कर। मान लीजिए मुझे मॉडल में लेता हूँ, अब मुझे वेद का लेसन बनाना है, वेद के लेसन में अजीब तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, ग्वंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें मॉडल अलाउ ही नहीं कर रहा टाइप करने के लिए, हम उसमें टाइप ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे इस्तेमाल करें? अभी किसी कंपनी ने एक बनाया है अपना इस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट, वो सब यूनिवर्सिटी फ्री में दे रही है। हमने पूछा उससे, भाई हम वेद का लेसन टाइप कर पाएंगे? कहा नहीं कर सकते, तो क्या फायदा है? तो जो उसके अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टरिकल मार्क्स होते हैं, वो सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट, जो लेसन टाइप करने का हो। अब जो आकाश एक टैबलेट का गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत पहले किया था कि बहुत सस्ता टैबलेट बनाएंगे, सारे लोगों को देंगे पढ़ने के लिए, बाद में पता चला कि उस टैबलेट में भारतीय भाषा की सुविधा ही नहीं है तो वैसे काम नहीं हुआ वो, तो थोड़ा सा प्लानिंग की समस्या होती है। और जब ये स्केलेबल बहुत महत्वपूर्ण है, हम कोई भी प्लेटफॉर्म प्लानिंग करें, बाद में कोई नई स्थिति आती है तो उसको वो मीट कर सके, वो सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल हो कि हम नई सिचुएशन को भी अडेप्ट कर सके, क्योंकि कल को नई नई नीड्स आएंगी जिसको हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा देश बहुत डाइवर्स है। तो जो नई तरह की आवश्यकताएं आ रही हैं, वो सॉफ्टवेयर उसको आत्मसात कर सके, उसको वो अडेप्ट कर सके, ये बड़ी बात है। अब जो मैंने कहा था पहले कि फ्रीवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इसका बताते हुए कि क्या इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग सुनते होंगे आप आमतौर पे फ्रीवेयर क्या होता है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर है, हमारे जो सर्वर पे है, फ्री टू यूज है, ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में है, आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन यूज कर लीजिए, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते बिना हमारे परमिशन, राइट। दो तरह के हैं, फ्री टू यूज है एज एन एंड यूजर एप्लीकेशन, एग्जाम्पल जैसे मूक है, और फ्री टू यूज फॉर डेवलपिंग योर कंटेंट। आप इसको फ्री टू यूज कर लीजिए और फिर आप उसको डेवलप कीजिए कंटेंट के लिए। जैसे आपने मान लीजिए ऑलरेडी हमने यूज कर लिया उसको, हमारे जो सर्वर पे एप्लीकेशन से आप इसे यूज कर लीजिए। दूसरा है कि हमने आपको दे दिया, आप उसको इस्तेमाल करके कुछ और बनाइए। दोनों तरह की बात है। और फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्रीली यूज है, फ्री यूज कीजिए, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, इस सॉफ्टवेयर को, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेरा सॉफ्टवेयर लिया, ट्रांसलिटरेटर है, उसमें आपने नया लैंग्वेज जोड़ा, उसको आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ये नहीं कर सकते हमारे सॉफ्टवेयर के साथ साथ। लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर अलाउ करते हैं, लेकिन उसके लिए वो फी चार्ज करते हैं। हम यूनिवर्सिटी फी चार्ज नहीं कर सकते भी अपने सॉफ्टवेयर के लिए। उसमें हमारे पास आते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर दे दीजिए, अब कैसे दें, उसके लिए तो अलग IPR का भी व्यवस्था हो जाएगी उसमें। तो जब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप अलाउ करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसको फी चार्ज करेंगे और आप उसको एक्सेस देंगे सोर्स कोड का। अब जैसे मान लीजिए हमारा संधि वाला है, हमने उसको जावा का सोर्स कोड दे दिया, उसको वो चेंज कर सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण है ऐसे सॉफ्टवेयर का, लिनक्स था फ्री सॉफ्टवेयर, अब अभी वो फ्री ओपन सोर्स हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको रेड हैट डिलक्स ने उसको बनाया है अपना और फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उससे वो फी चार्ज करते होंगे लिनक्स वाले रेड हैट से। रेड हैट जो है लिनक्स का एक वर्जन है जो विंडोज जैसा है,
उसमें यूज़ करने में आसानी होती है, लेकिन वो फ्री नहीं है, लिनक्स फ्री है। तो इसको लेके इन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया और उसको बेच रहे हैं, लेकिन कुछ फीस उनको भी पे करते हैं, ठीक है। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर का है। अब जो फॉस जो है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये इसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है और सोर्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बना दिया, कम्युनिटी को दे दिया, चाहे जो करे कम्युनिटी उसको बनाए, चेंज करे, उसको नए इसमें डिस्ट्रीब्यूट करे, पैसा चार्ज करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो इसको करती है और इस कम्युनिटी को बोलते हैं फॉस, फ्री ओपन सोर्स कम्युनिटी है। ओपन सोर्स इनिशिएटिव OSI है, जिनका है कि भाई सॉफ्टवेयर फ्री होना चाहिए। भारत सरकार ने पहला सरकार है केरल गवर्नमेंट का, जिसने एक इंस्टीट्यूट उस पर एस्टेब्लिश किया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ICFOSS, जो मुझे इनवाइट करते हैं, हर साल मैं जाता हूँ वहाँ पे विंटर स्कूल में NLP AI पढ़ाने के लिए, तो वे बड़ा इन्होंने उपक्रम किया हुआ है। अब ई लर्निंग के लिए हम कैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, फ्री ओपन सोर्स के क्या क्या है? तो दो तरह के हैं। एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ मैंने कल बताया था RAD चाहिए, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट, सारी बातें एक ही जगह है, उसमें हम सब कुछ डेवलप भी करें, होस्ट भी करें, डिप्लॉय करें, सब कुछ करें। दूसरा है अलग अलग प्लेटफॉर्म है, किसी में डेवलप किया, किसी में होस्ट किया, किसी में डिप्लॉय किया, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज मोस्ट अर्जेंटली नीडेड इंडिया के लिए, कि फ्री प्लेटफॉर्म चाहिए या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे हमने किसी से टाई अप किया है। और जैसे हमने अपने ऑनलाइन संस्कृत के लिए यदि आप मुझे पूछेंगे क्या प्रेफर करना चाहिए, मैं कहूँगा भाई ये वाला करना चाहिए, इससे बहुत कम हेडेक रहेगा। हमने किसी पार्टनर को दे दिया, उसका काम है आप सारा टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट देखना, और हम अपना कंटेंट बनाएंगे और वो उसको फिर होस्ट डिप्लॉयमेंट करेगा और रेवेन्यू हम शेयर कर लेंगे, दैट इज ईजियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स है फ्री वेयर फ्रॉम JNU, जैसे हमने बताया, ये दिखाया आपको कि ये हमारा फ्री वेयर है, आप इसको यूज़ करें। आप कहेंगे मैं इसको बंडल करके भेज दूंगा, लेकिन इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारे मॉन्स्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो सॉरी ये डाउनलोड फोल्डर पे है, ये नहीं है, यहाँ पे /डाउनलोड होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इससे आप किसी भाषा का रिसोर्स जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, पर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप मुझे कहेंगे मैं इसको मॉडिफाई करके आपको भेज दूंगा। अब ये IELTS प्लेटफॉर्म है जो हमारा पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी भारत की भाषाओं के लोग जुड़ के अपना वर्क स्पेस क्रिएट करके अपनी भाषा में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ कुछ टूल्स बने हैं जो ई लर्निंग में मदद कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्टिव कीबोर्ड्स हैं, न्यूआंस स्विफ्टी के लिए, हमारे ट्रांसलिटरेशन इंजन है जो 9 भाषाओं में टेक्स्ट का लिपिंतरण करती हैं, अनुवादक हैं संस्कृत हिंदी, अभी हमारा हो चुका है हिंदी संस्कृत रिवर्स कर रहे हैं, इंग्लिश उर्दू ऑलरेडी कमर्शियली लाइव है, जो बिंग ने लाइव किया हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया था, और कई चीज़ें भारत सरकार भी फंड करती हैं। इंटरैक्टिव सर्चेबल टेक्स्ट है जो देवेंद्र ने दिखाया आपको, कई सारे हमारे आयुर्वेद वगैरह टेक्स्ट हैं, कभी डिटेल में इसका डेमो आपको दिखाया जाएगा। कई सारे कोर्स हैं, कम से कम 50 के करीब कोर्स हमने बना रखे हैं, आप देखिए वहाँ पे ढेर सारी इंडाइसेस हैं, ग्लॉसरीज हैं, ग्रामर टूल्स हैं, फाउंड और स्क्रिप्ट ट्रेनिंग हम शारदा में कर रहे हैं। करीब 150 लोगों को, शारदा लुप्त प्राय लिपि थी, इसको हमने 150 लोगों को करीब शारदा में अभी ट्रेन किया है। और पार्ट स्टैंडर्ड्स जो भारत की भाषा, कल मैं बात कर रहा था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की मदद से किया था। ऑनलाइन हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन भी माइक्रोसॉफ्ट की मदद से किया, और मल्टी मोडल रिकॉग्निशन LDC यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया। और एक जो कल पहले मैंने नहीं बताया होगा कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में रिसर्च करने के लिए हमने टाई अप किया था यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स डार्टमथ के साथ, और हमने एक रसायन शास्त्र पर शोध वहाँ पे करवाया है, जिससे भस्म टेक्नोलॉजी की काफ़ी प्रगति आई है, काफ़ी वो उसकी मोनेटाइजिंग की बात वगैरह चल रही है वहाँ पे। और एक मल्टीलिंगुअल कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म वगैरह भी हम लोगों ने बनाया। ये सारी बातें जो है मदद कर सकती है भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने में। अब जो वेरी क्विकली आपको डेमो दिखाएंगे, जस्ट आई टेक 2 मिनट्स, जो उस दिन देवेंद्र जी ने संभवतः नहीं दिखाया होगा। मैं थोड़ा सा आपको महाभारत पे ले चलता हूँ। हमारा डेटाबेस है, और महाभारत में हम सर्च क्लिक करते हैं, और उसको कई जैसे मान लीजिए हमने आदि पर्व को क्लिक किया, तो आदि पर्व में क्या करता है, उसके सारे जो उपपर्व हैं वो बना देता है, ऑन द फ्लाई बनाता है। देखिए प्री स्टोर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, डेटाबेस RDBMS से ये क्वेरीज को कॉम्प्लेक्स क्वेरी को रन करके जनरेट करता है। फिर उन उपपर्वों में कितने अध्याय बन के आते हैं वो जनरेट करता है। उसके बाद उन सारे अध्यायों से वो इंडेक्स बनाता है ऑन द फ्लाई, ये स्टोर नहीं कहीं पर, ये ऑन द फ्लाई बनता है। और बनते ही उसका सारा वो जो है उसका वो जब याद रखता जाता है कि इसका कैसे कैसे बना है, क्या अध्याय उपाध्याय सारा था, और उसको फिर उसको यहाँ पे देखिए क्या अध्याय है, उपपर्व है, अध्याय है, ये पर्व है, उपपर्व है, अध्याय है, श्लोक संख्या, सारा ये बना के दिखा देता है। ठीक है,
उसके बाद आप इसको अल्फ़ाबेट सर्च भी कर सकते हैं। इसको आप और जगह सर्च करें भीष्म, तो आपको ढेर सारा आपको मिल जाएगा। आपकी डिक्शनरी है, आयुर्वेद है, सर्च मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको अमरकोश दिखाता हूँ अपना। हमारा अमरकोश जो था ये पहला जब मैं आया था अमेरिका से, तो 2002 में हमने यही प्रोजेक्ट शुरू किया था। हमारे सुधीर जी इसमें जुड़े थे, चंद्रशेखर, कई लोग जुड़े थे। हमारा पहला पीएचडी का बैच था। हम सब लोगों ने मिलकर बनाया अमरकोश। इन सब के नाम भी यहाँ पे होंगे और टीम में। और इसका फिर देखिए, और इसका जो इंटरव्यू उस वक्त बीबीसी ने लिया था, मुझे लगता है ये आज के दिन प्रोग्राम में लिया था। ये भी लिख रखा हमने वहाँ पे कि ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 4th सेंचुरी का किसी भी परंपरा का दुनिया का पहला थिसॉरस है। इससे पुराना थिसॉरस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें जो ये सारे हैं, यदि आपको अमरकोश पढ़ाना है बच्चों को, तो कह सकते हैं भाई अमरकोश में इतने वर्ग हैं, सिमेंटिक कैटेगरीज हैं। हर एक वर्ग में आप देखेंगे तो वर्ड लिस्ट है, और वर्ड लिस्ट बना रहा है वो। अब ये सारे वर्ड लिस्ट उसमें है। उसमें हर एक वर्ड लिस्ट को अब उसमें उस वर्ड लिस्ट को आप देखेंगे कि ये इस तरह से किसी वर्ड को क्लिक करें आप गंधर्वा, तो गंधर्वा का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। हमने एक बात एडिशनल क्या किया, इसको बहुभाषिक बना दिया कि आप बांग्ला से, उड़िया से, असमी से, मैथिली से इसको मैथिली हमने खुद ही अनुवाद किया है, मेरी मातृभाषा। तो इसको खुद ही कर सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भाषा आएंगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ स्पेस है, ये पूरा स्पेस जो है ये भाषाओं का बनता जाएगा। जितनी भाषाएं मिलती जाएंगी, हमारे छात्र इन भाषाओं से आएंगे, उनसे हम अनुवाद करवा लेंगे यहाँ पे उनको, ठीक है। मुझे लगता है बांग्ला को मंजीर भद्रा ने अनुवाद किया है, और सबका नाम उड़िया के हमारे छात्र ने अनुवाद किया है। तो ये सबसे जो छात्र मिलते हैं अनुवाद कराते हैं। मंजीर भद्रा ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसमें हमने एडिट कर दिया। यदि आपको कोई एंट्री गलत लग रही है, तो आप यहाँ आपसे पासवर्ड यूजर ले सकते हैं, और उसको आप एडिट कर सकते हैं, फिर वो सारा फिर चला जाएगा। अब इसलिए पासवर्ड हम फ्री नहीं कर सकते, हम जो हमारे एक्सपर्ट्स को ही देंगे इसको करने के लिए, ठीक है। तो यदि आप जाएं हमारे अमरकोश में, तो मान लीजिए मैं और इसमें सर्च करना चाहूँ, तो आप सारे इसको सर्च कर सकते हैं। अब जो हमारे सर्चेज हैं, इसमें ढेर सारे। आयुर्वेद का देखिए आप, आयुर्वेद में देखिए आप, तो सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, ये सब क्रिटिकल टेक्स्ट है। भावप्रकाश निघंटु है जो अमरकोश से लिंक्ड है, इस पर एक लड़के ने महफिल किया था। आयुर्वेद हर्ब्स की सर्चेज हैं अमरकोश में भी, जो है अमरकोश औषधि वर्ग है। ये सारे जो आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं। अभी हम लोग आयुर्वेद बायोलॉजी का हमारा जेएनयू जो है बीएससी एमएससी 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये भी 2020 से जुलाई में हमारे बच्चे आ जाएंगे। हम 20 छात्रों को लेंगे जो फ्रेश 12th करके बच्चे निकलेंगे स्कूलों से, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स को हो, वे हमारा टेस्ट पास करें और 5 साल की डिग्री प्रोग्राम में जेएनयू में घुसेंगे। वो उनको हम संस्कृत आयुर्वेद के मूल टेक्स्ट बायोलॉजी की पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे। उसके लिए आवश्यक हो ये टेक्स्ट हमारे डिजिटल मोड में हो और सर्चेबल, ताकि लोग पढ़ सकें उसको। इससे जो बच्चे निकल के आएंगे, फिर हमारी जो साइंसेज आयुर्वेद की है वो सही मायने में मूल रूप से रिसर्च होंगी, और दुनिया के सामने वो एक नया ज्ञान लेके आएंगी। और क्या पता है इससे दुनिया का कितना भला होगा, इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारी जो विज्ञान, जो देश के आगे विज्ञान हमारे देश आगे नहीं बढ़ रहा है, जो मौलिक ज्ञान नहीं आगे बढ़ रहा है, यही कारण है। उसको हम इस ढंग से नहीं एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आयुर्वेद बायोलॉजी से हम आगे काफ़ी बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा आयुर्वेद का है। और ढेर सारे कोर्स देखें यहाँ पे, जो यहाँ पर कोर्स है हमारे, ये सारे बहुत से कोर्स हमारे बच्चों ने किए हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे एमए के करते हैं, उनको हम क्लास प्रोजेक्ट देते हैं। अभी ढेर सारे प्रोजेक्ट तो यहाँ पर नहीं भी, हमारे कंप्यूटर उनको अभी लाइव करना है। तो ये हमारे छात्र हैं जो ये सब काम करते हैं, सारे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्री कर लिया है और जो कर रहे हैं, सबका मैं लिस्ट यहाँ रखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन स्टूडेंट जो है अभी क्या कर रहा है, और सबका बायोडाटा हमारे पास है, ठीक है। तो अभी मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट कभी न कभी डिजिटल मोड्स ऑफ एजुकेशन संस्कृत में लाना ही पड़ेगा आपको। विचार है कितनी विशाल परंपरा को, इतनी विशाल और उन्नत परंपरा को आप आगे बढ़ा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।